मेरे प्यारे साथियों, भारत में जनगणना दशक के आधार पर होती है, हर 10 साल में होती है। 10 साल की जनगणना में 1901 का आंकड़ा आपके सामने है। 1901, 1911, हर 10 साल के आंकड़े आपके सामने हैं। 10 साल के आंकड़े में आप देश की आजादी के समय का समय देखें। 1941 के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। आप यहां तक देखें कि 10 साल में भारत की जनसंख्या कितना बढ़ा करती थी। 1901 तक नहीं बढ़ी, 1911 में 5.8% बढ़ी, 10 साल के अंदर 5.8%, यानी प्रतिवर्ष 0.5%, प्रतिवर्ष नीचे ही चली गई। यहां पर 1%, मतलब 11% है, 10 का भाग दे लो, 1.1%। 1941 में, मतलब दशकीय वृद्धि का मतलब समझ लो, 10 साल के अंदर ग्रोथ है ये, 10 साल। अब इनमें 10 का भाग दे लो आप, एक वर्ष के अंदर 1.1, एक वर्ष के अंदर 1.4, एक वर्ष के अंदर 1.33, एक वर्ष के अंदर 2.16, एक वर्ष के अंदर 2.48, एक वर्ष के अंदर 2.47, एक वर्ष के अंदर 2.39, एक वर्ष के अंदर 2.15, एक वर्ष के अंदर 1.76। समझ गए? जनसंख्या में वृद्धि का जो दशकीय आंकड़ा है, जनसंख्या 10 साल में जितनी बढ़ी उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 10 से। एक साल का आंकड़ा आ गया। जीडीपी भी एक साल की ग्रोथ पे देखी जाती है। देश जब आजाद हुआ उस साल हमारी जनसंख्या वृद्धि थी 1.4% के हिसाब से प्रति वर्ष। उससे 51 में जो आंकड़ा था वो भी 1.3 के आसपास था। लेकिन उसके बाद हमारी जनसंख्या ने जो रेट पकड़ी, देखो वो जस्ट डबल है। मतलब जहां हम 1.3 से बढ़ रहे थे, हम 2.4 से बढ़ना शुरू हुए। हमारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष की जो वृद्धि दर है वो कितना तेज हो गई वो आपको दिखनी चाहिए। यह हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जनसंख्या थी। यह हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, दुर्भाग्यवश उस समय भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो भी ऑलमोस्ट इसी के पास थी। अर्थात भारत आजादी के बाद जिस दर से ग्रो किया वो भी लमसम 3 से 4% के आसपास ही हुआ करती थी। यानी सालाना जो वृद्धि दर थी हमारी जनसंख्या में, उतनी ही हमारी जीडीपी में ग्रोथ थी। इसलिए एक अर्थशास्त्री के द्वारा दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भाषण देते समय एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था राज कृष्णा। उन्होंने 1978 में भाषण देते हुए भारत की जीडीपी पर एक कमेंट किया। और कमेंट किया इन अर्थशास्त्री ने और कहा कि भारत की ग्रोथ रेट उतना ही धीरे है या उतनी ही तेज है जितना तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। यानी जनसंख्या और इकोनॉमी पैरेलल चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और जनसंख्या एकदम साथ चल रही है। हमारी ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। यह वर्ड राज कृष्णा ने 1978 में कॉइन किया था। इट बेसिकली रेफर टू लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1950s टू 1980। इंडियन इकोनॉमी का जो एवरेज था उस समय 3.5 था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 3.5% के आधार पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 2.6 पर जनसंख्या ग्रो कर रही है। यहां दोनों आंकड़े देखने जरूरी हैं। जनसंख्या की ग्रोथ रेट जो है वो भी तेज है और इकोनॉमी की रेट स्लो है। रघुराम राजन के बयान का हम यही खंडन कर देते हैं। रघुराम राजन ने अधूरा सत्य कहा है। अधूरा सत्य क्या है अब आप वो जान लीजिए। अधूरा सत्य यह है कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर आपने दर्ज करवाई है वो जनसंख्या वृद्धि दर्ज उसकी तुलना में आज की जनसंख्या अलग दिशा में है। माननीय, आपने जिस समय का वर्ड यूज किया है उस वर्ड के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि 2.4 के आसपास थी, तो जनसंख्या के अनुपात में इकोनॉमी इस दर के अनुसार बढ़ रही थी। 2011 तक का जो आंकड़ा है जहां जनसंख्या 1.7 है, अगर आज की बात को भी देख लिया जाए तो आज की इकोनॉमी भी इसकी जस्ट डबल से ऊपर है, यानी 4.4 है।
यानी रघुराम राजन जी ने जो बयान दिया वो अधूरा सत्य है। उन्होंने बयान इस रेट ऑफ ग्रोथ को देखकर तो दे दिया जबकि जनसंख्या 2.4 से बढ़ रही थी। आज की जनसंख्या 1.7 के हिसाब से बढ़ रही है और इकोनॉमी अगर गलत भी, इकोनॉमी अगर नीचे भी है तो वो 4.4 है और 4.4 1 के मुकाबले अभी भी ज्यादा है। यहां डिफरेंस मात्र 1% का था, यहां डिफरेंस अभी भी 2 से ऊपर का चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका यह बयान प्री मैच्योर है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं क्रेडिट नहीं लेता भाई, मरना थोड़ी है, अखबार को क्रेडिट दे देते हैं। राजन का रिमार्क में भी प्री मैच्योर, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है भाई। अब समझ में आ गया? अरे समझ में आ जाए तो यार, मतलब ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं ना, ऐसी चीजों पे तालियां बजने लग जाती हैं, टेबल में पिटने लग जाती है कि क्या कंसेप्ट सिखा दिया। अच्छों के ऊपर से निकल जाती हैं चीजें। सफा आपको क्या लगता है यार सर कितने इंटेलिजेंट होंगे यार, कैसे सब चीज इनको आती हैं? अरे नहीं आती महाराज, पढ़ना पड़ता है। आपको एक खबर समझाने से पहले 4-4 घंटे पढ़ना पड़ता है। पुरानी प्रिपरेशन में जो साल खपाई है ना, 4-5 साल जो पढ़ाई की है, वो प्रिपरेशन के दौर की पढ़ाई और आज के ये 4-5 घंटे जब खपना पड़ता है तब कुछ रिलेवेंस आपके लिए निकाल पाते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं है गुरु, तैयारी किए हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास किए हैं, तो जो तैयारी का नॉलेज है वो और आज की जो खबरें हैं वो, इन्हें एक साथ जोड़कर मेहनत करके बैठते हैं, तब आपको आसान भाषा में 15 मिनट में ये बात समझा पाते हैं। समझ में आया कुछ? बाकी तो आपने दूसरी बात का विश्लेषण करना है। साहब ने दूसरी बात भी कही, तो मैंने हिंदू ग्रोथ रेट समझा दी, किसने दी वो वाली बात समझा दी। एक साहब ने एक बात और बोली है, इन साहब ने एक बात और क्या बोली है वो भी मैं बता दूं, अंग्रेजी में है। इन्होंने कहा है कि इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ चला जाना चाहिए। सर जी ये बात आप थोड़ी, कोई भी कहेगा तो इतना ही इंटेलिजेंसी से कहेगा, आप कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं सर जी। क्यों? ये तो सबको दिखता है। क्या दिखता है? आइए मैं लेकर चलता हूं आपको। ये लो, ये 2020 का एक डेटा शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने केवल रेफरेंस के लिए। भारत के अंदर कृषि में जीडीपी का योगदान, कृषि का जीडीपी में योगदान 15% है, लेकिन कृषि पर 53% दुनिया आधारित है। वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग में 23% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और 22% दुनिया उस पर केंद्रित है। सर्विस सेक्टर का योगदान भारत की जीडीपी में 61% है और वो केवल 25% भारत की आबादी को ही कैटर करती है। इसका मतलब आपने कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक वाली बात तो नहीं कही, ये तो आंखों के सामने दिखने वाला ओपन सीक्रेट है। ये तो सबको समझ में आता है कि जहां पर ये कंट्रीब्यूशन अर्थ मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इतना सा है, उस पर देश की 53% जनता निर्भर है। उन्हें चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। कैसे? उन लोगों को एग्रीकल्चर से अपनी निर्भरता सर्विस सेक्टर पर लानी चाहिए। सर्विस सेक्टर पर मतलब जहां जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ज्यादा है, ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर से निकलकर सर्विस सेक्टर की तरफ आना चाहिए। हो भी रहा है। सर्विस सेक्टर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आज गांव का कोई भी युवा जो गांव में है वो खेती बाड़ी के अलावा कुछ और भी काम करने की कोशिश कर रहा है जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, वो एलआईसी बेच रहा है, ये सर्विस सेक्टर तो है। वो टीचिंग कर रहा है, वो मेडिसिन कर रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर यही तो आते हैं। वो कॉल सेंटर का काम कर रहा है। यानी जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से निकलकर अब सर्विस की तरफ जा रहा है और ये सबको ओपन सीक्रेट है जो दिख रहा है। आपकी दोनों बातों का हमने विश्लेषण कर दिया, बाकी मर्जी आपकी है। जो साहब ने बातें कही वो हमने लिखित में दे दी है, पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बातें हैं हमने निष्कर्ष सब निकाल दिया है। ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट पर एक बार बीपीएससी के अंदर सवाल पूछा जा चुका है, कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बढ़े आगे। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर रहा है और निश्चित ही यह बात सही है कि आप देश के युवा को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सर्विस सेक्टर देश में बढ़ रहा है, लेकिन
एक चीज मैं आपको बताऊं, इनके बयान में एक छोटा सा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? आज अगर हम चाइना को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण खोजते हैं, और वो क्या कारण है? चाइना और इंडिया लगभग एक साथ आजाद हुए थे। इवन चाइना हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ था। उसके बावजूद भी आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। कारण खोजते हैं तो पता है आंसर क्या पता चलता है? चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पर निर्माण कार्य होता है। आपके बयान विरोधाभासी हैं। आप कह रहे हैं सर्विस सेक्टर में ही इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी इंडिया को मेक इन इंडिया पर फोकस नहीं करना चाहिए, इंडिया को सर्विस सेक्टर में ही फोकस करना चाहिए। सर 1991 तक हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट पर थे। 1991 के बाद से लेकर अब तक इंडिया ने ग्रोथ एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से सर्विस सेक्टर में ही की, लेकिन हमारा वो बीच का पाला खाली रह गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वाला। यानी जो काम चीन ने उस समय कर लिया, हम उस समय पर सर्विस देते रह गए। सर्विस से रोजगार तो मिला, वैल्यू नहीं बढ़ी। सर्विस में लोग तो इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ी। मतलब सर्विस के अंदर हम कॉल सेंटर पर, हेलो सर आपके फ्रिज में दिक्कत है तो बताइए हम सॉल्व कर देंगे, ये तो करते रह गए, लेकिन फ्रिज का बड़ा सा ब्रांड एलजी या सैमसंग नहीं बना पाए। वहीं हम फोन के लिए, सर आपके फोन में दिक्कत है तो मैं सुधार दूंगा, ये तो करते रह गए, लेकिन आज तक इंडिया को एक भी फोन का बड़ा ब्रांड नहीं दे पाए। अर्थात हम मैन्युफैक्चरिंग में इतने पिछड़े कि आज माथा पकड़ के कहते हैं कि चाहे सीसीटीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पंखा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, ये सब चाइनीज क्यों है? हम कहते हैं कि भारत को बड़ा दुर्भाग्य फील होता है, हम क्लर्क बनकर रह गए, हम सर्विस क्लास के स्किल्ड लेबर बनकर रह गए, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाए। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने आज जो ग्रोथ रेट में कमी देखी है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही का अर्थ हुआ कि सरकार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए टारगेट रख रही है कि 2025 तक हम डिफेंस में इतने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे, हम कंपनियों को अपने यहां बुलाएंगे। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, चीजों का निर्माण करना, आपको इस बात से केवल अंदाजा हो जाना चाहिए, जिस मोबाइल फोन के लिए हम लोग ये सोचते थे कि हम मोबाइल फोन के सर्विस क्लास सेक्टर बन के रह जाएंगे, भारत ने 2014 से लेकर अब तक, जब से सर्विस से मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया है, इतने में ही 8 गुना वैल्यू के मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं। दैट मींस अब भारत के अंदर एप्पल भी बनता है तो चाइनीज मोबाइल भी इंडिया में ही बनते हैं, और इंडिया में बन रहे मोबाइलों को फिलहाल भारत के ही लेबर, श्रमिक के रूप में काम करके मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। अभी भी एक चीज बाकी है, और वो क्या है? हम अपना ब्रांड बनाएं। हम अभी भी सर्विस सेक्टर की तरह, लेबर की तरह मैन्युफैक्चरिंग में काम करके रोजगार के अवसर तो बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अपना ब्रांड अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। इंडिया को चाहिए कि इंडिया मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया पर फोकस करे। जो चीज इनिशिएट ही इंडिया से हुई हो, इंडियन ओरिजिन की हो, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाए। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया में यह चीज इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी विचार किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आज जिस चीज को हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, आज हमारे लिए गर्व के लिए टाटा, टीसीएस हमारे पास है, इन्फोसिस हमारे पास है, विप्रो हमारे पास है, क्योंकि वो सर्विस देते हैं। लेकिन हमारे पास में ना वॉल्वो है, ना मर्सिडीज है, ना फिर हमारे पास बीएमडब्ल्यू है। हमारे पास जो भी है वो सब या तो अमेरिकी है या चाइनीज है। प्रोडक्ट हम सारे दूसरे दुनिया के यूज करते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं कर पाए। हालांकि इस समय जब जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही हो, उस समय पर सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यह चीज राइट आंसर होती है। लेकिन केवल यह कह देना कि फिलहाल की परेशानी से निजात पाने के लिए सर्विस पर फोकस किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस ना किया जाए, यह गलत हो जाएगा। सर्विस पर फोकस करिए, क्योंकि अदरवाइज आपका फाउंडेशन ही हिल गया, सर्विस क्या देंगे। और हुआ भी। कोरोना काल के अंदर जब चाइनीज सामान नहीं आए, इंडिया में त्राहिमाम मच गया। जब इंडिया के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना के कारण नहीं पहुंचे, त्राहिमाम था। इंडिया को हाथों हाथ अपने यहां पर ही कोरोना किट बनानी पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि इसको करते करते ग्रोथ रेट धीरे होती है। ग्रोथ रेट धीरे क्यों होती है? क्योंकि मकान बनने में टाइम लगता है।
लेकिन मकान में किसी को रहने के लिए बुलाना अगर आपको हो तो वो बहुत 1-2 दिन का काम होता है। मकान बनने में 1.5 से 2 साल लगता है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम लेती है, सर्विस तुरंत होती है। सर्विस कितनी आसान है, मैंने एक कंपनी छोड़ी, दूसरे दिन खड़ी कर दी अपनी, कि लो भाई अपनी हो गई, सर्विस है। लेकिन अगर मैं यही कह देता कि मैंने एक मकान तोड़ा, दूसरा मकान बनाया, 1.5-2 साल लग जाते। समझ गए? खैर, आर्ग्यूमेंट है, अर्थशास्त्री हैं, हम सम्मान करते हैं इनका, सबके व्यू पॉइंट हो सकते हैं। मेरा छोटा सा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को भी आपको पता हो तो ज्यादा सही रहेगा।